आणले का ते हे आणले का MDG वगैरे आणले सोबत MDGचे पुस्तक आहे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन बघितले का प्रिव्हियस इयरचे आपले सोल्युशन चॅप्टरचे क्वेश्चन बघितले का त्याच्यामध्ये MDG मध्ये असेल ना प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन असणार इयर वाईज बघून घ्या एक वेळा कारण की तेही कामाचे आहेत ना क्वेश्चन्स आले पाहिजे ना तुम्हाला करता ते कशा तरीकेचे क्वेश्चन विचारतात एम्सचे क्वेश्चन्स बघायचे आणि याचे पण बघायचे नीटचे माहीत पडतं म्हणजे लेवलिंग कशी राहते क्वेश्चनची ठीक है अब देखो यहां पे कैसा था कि हम लोग ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये हम लोग को अभी देखना था इसके लिए हम लोग ने क्या इंडिकेट किया है डेल्टा TF ठीक है तो ये डेल्टा TF जो इंडिकेट करता है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए यहां पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था आप लोग को डेफिनेशन में मैंने आप लोग को एक चीज समझा दिया था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का वो कब रहेगा जब सॉलिड और लिक्विड क्या रहेंगे एट इक्विलिब्रियम पे रहेंगे और साथ में उनका वेपर प्रेशर भी कैसा रहेगा सेम रहेगा ठीक है ना उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आप लोग का जैसे आइस को पानी में कन्वर्ट करने के लिए जब तक ये पूरा आइस पानी में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक के उसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या नहीं वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट तो ये प्योर सॉल्वेंट का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस ठीक है अब अगर उसके अंदर अगर आप इंप्योरिटी डालते हो तो उसकी वजह से टेम्परेचर और डाउन हो जाता है और वो माइनस में चला जाता है ठीक है ना तो माइनस कितना जाएगा ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा जा सकता है डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है ठीक है ना अब जहां पे बर्फ वगैरह होती है पहाड़ी इलाकों में जैसे कश्मीर वगैरह हो गया वहां पे तो बर्फ डालने की कोई जरूरत ही नहीं है मतलब अपने को फ्रीज करने की जरूरत ही नहीं है ऑटोमेटिकली वो फ्रीज होता है क्योंकि वहां का टेम्परेचर ही कैसा होता है बहुत डाउन रहता है कभी कभी तो माइनस में भी चला जाता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट माइनस टेम्परेचर कौन से इलाका होता है कहाँ का होता है एकदम माइनस टेम्परेचर में जहां पे मतलब टेम्परेचर ही इतना कम होता है कि वहां पे रहना भी मुश्किल है वहां पे पानी भी जो पीने का होता है वो भी बर्फ बन जाता है अंटार्कटिका बराबर है ऐसा इलाका है पर वहां पे भी अभी कैसा है कि बर्फ पिघलने लग गया है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां पे भी अभी बर्फ क्या होने लग गया है पिघलने लग गया है दूसरा इफेक्ट है ब्लैक होल बराबर है हमारी इसमें ब्लैक होल है क्या ब्लैक होल है एक जगह है जरा गूगल पे सर्च करो ब्लैक होल का फिर नाम ही क्यों दिया होगा तो ही तो दिया होगा ना देखो आप लोग कहाँ पे है करके वो ब्लैक होल पता चल जाएगा किसकी वजह से होता है ओजोन लेयर नहीं होने की वजह से ठीक है ना तो वो भी एक चीज है अब वहां पे भी क्या है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां का भी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है अब आप देखो ना कभी भी अपने यहाँ पे बारिश हो जाती है कभी भी ठंडी पड़ जाती है कभी भी गर्मी होती है मतलब अनाप शनाप टाइमिंग है ठीक है ना तो वो अपना टाइमिंग फिक्स हुआ है क्या नहीं अपन ने क्या किया उसको चेंज कर दिया है क्लाइमेट अपने हिसाब से सही चल रहा था अपन ने उसको क्या कर दिया बदल दिया तो वो किसी वजह से इंडस्ट्रियल की वजह से जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल होगा जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतना टेम्परेचर क्या होगा वेरी करेगा दिल्ली में कोई रह नहीं सकता लोग रहते हैं जरूर पर दिल्ली में जो है अपने जैसे गांव वाले लोग नहीं रह सकते हैं तो वहां पे पोल्यूशन ही इतना है कि हम लोग सांस भी नहीं ले सकते अब यहाँ पे कैसा है कि ज्यादा पोल्यूशन है ही नहीं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है ज्यादा इधर इसलिए यहाँ पे कैसा होता है कि क्लाइमेट कंडीशन एकदम नॉर्मल है पर सिटी एरिया में जाते हो तो वहाँ पे कैसा है कि इंडस्ट्रियल आ जाती है डेवलपिंग एरिया आ जाता है तो सब चीजें उसके पीछे पीछे आते आते पोल्यूशन भी उसके पीछे आ जाता है तो ये सारे इफेक्ट क्या है उसके ड्रॉबैक्स ही है हमारे लिए तो ड्रॉबैक ही है ठीक है अब यहाँ पे मेन चीज क्या हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन विच इन द ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एट विच सॉलिड एंड लिक्विड
substance have same vapor pressure, same vapor pressure are at equilibrium, are at equilibrium. ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहा है कि दोनों का सॉलिड और लिक्विड का जो टेम्परेचर है, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वेपर प्रेशर उसका क्या है, यहाँ पे सेम है, तो इसलिए सेम वेपर प्रेशर होना मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, वो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा चीज क्या बोला हुआ है इन्होंने कि सॉल्यूशन विल फ्रीज। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को लिखना जरूरी है कि भाई सॉल्यूशन फ्रीज कब होगा। तो सॉल्यूशन विल फ्रीज, बता सकते हो कब फ्रीज होगा सॉल्यूशन, जब उसका वेपर प्रेशर बराबर किसके हो जाएगा, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के, ठीक है ना, क्योंकि प्योर सॉलिड सॉल्वेंट को हमारा पानी जिसको आइस में वो कन्वर्ट करता है, तो वो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन को अगर फ्रीज करना होगा तो सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर become equal to pure solid solvent, pure solid solvent। तो उसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसके बराबर होना चाहिए, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। तो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट मतलब क्या है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट का हो परफेक्ट हो, एक्यूरेट हो। तो ये एकदम एक्यूरेट वाला है। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, इसके बराबर तब होगा जब इन दोनों का वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब जाके ये दोनों कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड, बराबर। अब इन्होंने एक चीज और मेंशन की है, यहां पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का, या फिर बोल दो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज होगा फ्रीजिंग पॉइंट, ड्यू टू द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बराबर है। तो अगर मैं यहां पे अगर करूं इफ addition of non-volatile solute in a pure solvent, then its vapor pressure is decrease। अगर उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बेटा, तो साथ साथ में क्या डिक्रीज होगा, इट्स वेपर प्रेशर इज डिक्रीज, then its vapor pressure is decreased as well as freezing point क्या होगा, freezing point of solution is also decrease, वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। रीजन क्या है बेटा उसके पीछे, क्योंकि आप लोग इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो ना। प्योर सॉलिड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो एकदम एक्यूरेट था, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थे इसके हिसाब से। पर अभी इसके पैरामीटर को चेंज किसने किया, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो सरफेस कौन ऑक्यूपाई कर रहा है साथ साथ में, ये भी तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट जो था सॉल्यूशन का, अब वो डिक्रीज होने लग गया। अब वो डिक्रीज किसकी वजह से होने लग गया, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम लोग बोलते हैं ना कि सेम वेपर प्रेशर होना चाहिए। अब वेपर प्रेशर में अगर चेंजेस हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट में भी क्या होगा, साथ साथ में चेंजेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा TF नॉट है ये किसका रहेगा बेटा, प्योर सॉल्वेंट। ये किसका रहेगा, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर जो रहेगा ये प्योर सॉल्वेंट का रहेगा। तो ये कैसा रहेगा, ग्रेटर रहेगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। डेल्टा टीएफ बोलो, ये होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। अगर ये पैरामीटर अगर अफेक्ट कर रहा है तो इसके हिसाब से हमारा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का वो हमेशा ग्रेटर होगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। और अगर ऐसा होता है तो उसकी वजह से जो डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा तो वो कैसा हो जाएगा, डेल्टा TF नॉट माइनस TF, ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि वैल्यू किसकी ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट में इसकी ज्यादा रहेगी और इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी।
तो ये हमारे लिए ज्यादा हो गया, इसलिए जो डिफरेंस है ये हमारा क्या होगा बेटा, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है ना, ये जो पैरामीटर लग गया यहाँ पे, यही हम लोग को बता रहा है कि भाई वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो उसका साथ साथ में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, और इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब क्या है, डिक्रीज होना, और एलिवेशन मतलब क्या है, बढ़ना। तो यहाँ पे डिप्रेस हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो इसकी जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसी को हम क्या लिखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर ऐसा है तो इसका ग्राफ कैसे रहेगा फिर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अगर ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ किसके वर्सेस रखते हैं बताओ, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, क्योंकि हम लोग तो इसमें वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे इस पॉइंट को मान के चलो, ये आप लोग का बी पॉइंट है, ये आप लोग का डी पॉइंट है, और ये पॉइंट है ए। ठीक है, मैंने इसको डी पॉइंट दिया हुआ है। ये डी पॉइंट जो होगा बेटा, ये हमारा सॉल्यूशन के लिए, और ये जो बी पॉइंट है ये हमारा किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, वो भी कौन सा, प्योर सॉल्वेंट। तो यहां पे अगर बात करेंगे तो ये जो रहेगा बेटा, इस डॉटेड लाइन को यहां पे रखते हैं और ये वाले पॉइंट को यहां रखते हैं, बराबर। अब यहां पे आप देखोगे इसके अंदर तो चेंजेस क्या नजर आ रहे हैं, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमारा कौन है, डेल्टा टीएफ का। ठीक है, अब ये प्योर सॉल्वेंट है बी, तो यहाँ पे क्या होगा, टी नॉट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टीएफ, सॉरी टीएफ नॉट, और ये हमारा क्या रहेगा, टीएफ। और ये जो डिफरेंस रहेगा यही हमारा क्या रहेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट का जो डी पॉइंट जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि भाई जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहले कैसा था कि भाई प्योर सॉल्वेंट जहां तक के था वहां पे उनका इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये वाला जो लैंग्वेज है, ये वाला पॉइंट जो है ये किसके लिए एप्लीकेबल कर रहा था, बी वाले पॉइंट के लिए, कि जहां पे सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर भी कैसा है, सेम था। पर जैसे ही आप लोग ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, अब सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है अब वो कम हो जाएगा ना, कम होगा तो ग्राफ क्या होगा, और इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। तो आप देख लो कि ये जो है, ये वाली लाइन, ये फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, पी नॉट, और ये आप लोग का कौन है, फ्रीजिंग पॉइंट है P1, सॉरी वेपर प्रेशर है हमारा P1, और ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट के लिए, और ये वेपर प्रेशर किसके लिए रहेगा, सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें से बड़ा कौन है बेटा, P नॉट है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ये ऊपर है, और ये क्या है, इसके नीचे है। और हम लोग क्या लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऊपर के साइड में बढ़ता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें इंडिकेट करता है कि एट पॉइंट डी पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, ये किसके बराबर रहेगा, प्योर सॉलिड सॉल्वेंट के। ठीक है, तो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट हमारे लिए ये बन गया। ठीक है, और वो ग्राफ जो है वो इसके पॉइंट ऑफ व्यू के यहाँ पे क्या आ रहा है, आके रुक जा रहा है। तो ये डी पॉइंट हमें इंडिकेट कर रहा है, ये डी पॉइंट किसके लिए इंडिकेट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए, जो हमें बताता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो अभी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा सॉल्यूशन के लिए इंडिकेट रहेगा, और बी पॉइंट किसके लिए रहेगा, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसके लिए बेटा, डी वाले के लिए, और ये वाला पॉइंट किसके लिए, बी के लिए। ठीक है, तो ये एक आ गया आप लोग का। तो ये ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो गया हमारा, और इससे एक चीज हमें समझ में आ गया कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का वो ग्रेटर रहेगा किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। तो जो भी एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो कौन है, जैसे हम लोग मटका कुल्फी को अभी क्या लिखेंगे इंग्लिश में बताओ। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एडिशन ऑफ सॉल्ट इन आइस।
तो ये हमारा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जाम्पल। तो सॉल्ट अगर आप आइस के अंदर डाल देते हो तो वो एग्जाम्पल किसका बन जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। ठीक है, तो ये सारा पैरामीटर जो है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अभी हम लोग को क्या करना है, डेरिवेशन के थ्रू प्रूफ करवाना है कि भाई ये जो है डेल्टा टी है ये किसके बराबर होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। ये चीज हम लोग को प्रूफ करके दिखानी है। जैसा लास्ट टाइम हम लोग ने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में प्रूफ किया था ना, वैसा इसके अंदर भी प्रूफ करना है। ठीक है, पहले इतना लिख लो फिर उसके बाद में देखते हैं। अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना आप लोग नीचे कि जो डेल्टा टी एफ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी वाला, ये लिखा ना आप लोग ने आखिरी में, इसके नीचे एक लाइन लिखना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, depression in a freezing point for a dilute solution is directly proportional to molality of solute, directly proportional to molality of solute in solution, molality of solute in a solution। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक ग्राफ बना लेते हैं, ये टेम्परेचर और ये वेपर प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, कर्व बना लेते हैं। ऐसा और ये ये आपका P0, ये P1 और ये P2, ये आएगा T0, T1, T2। ठीक है, अब ये सॉल्वर, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर वेपर प्रेशर डिक्रीज होते जा रहे हैं, सॉल्वेंट का पहले ज्यादा है फिर ये इसका कम, उसका और कम हो रहा है। ठीक है, ये क्यों ले रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट कर रहे हैं ना सॉल्यूशन को। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनके वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं पैरामीटर में। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं अभी कि भाई डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू डेल्टा पी, बराबर। अब यहाँ पे डेल्टा टीएफ क्या होगा हमारे लिए, कौन बड़ा है बेटा, T0 बड़ा है ना, और ये हमारा T1, और यहाँ पे क्या होगा P0 माइनस P2 और P0 माइनस T1। ठीक है, ये वाला ग्राफिकल वे से पता चल गया। अब इसी से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ के हिसाब से यहां पे हम लोग को पता है कि डेल्टा P अपॉन P0 बराबर क्या होता है, WA NB अपॉन MA इंटू WB, बराबर। अब यहाँ पे इंडिकेशंस क्या होगा कि ये वाला जो पैरामीटर है और ये वाला जो रहेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन
P naught and MB for pure solvent is constant. ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ये दोनों पैरामीटर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। अगर कांस्टेंट हो गए तो फिर बचा क्या हमारे पास, डेल्टा पी बराबर डब्ल्यू ए इंटू 1000 ले लेते हैं क्योंकि ये ग्राम में कन्वर्ट करना है, और ये एम ए इंटू डब्ल्यू बी। ठीक, अब ये डेल्टा पी बराबर इतना है तो डेल्टा टी भी बराबर कितना होगा, टी एफ बराबर डेल्टा पी बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो होगा ये प्रोपोर्शनलिटी में आ गया, और ये किसके प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है, हमारे डेल्टा टी एफ के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मोलैलिटी का ही फॉर्मूला है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो रहेगा वो हमारे लिए कौन रहेगा, केएफ, और केएफ बराबर क्या होगा हमारे लिए, मोलैलिटी। तो ये फॉर्मूला हमारा फाइनल जो है बन के तैयार हो गया। ठीक, ये एक और ये वाला, तो ये हमारे लिए ये आई इक्वेशन बन गया और ये नंबर 1। तो ये इक्वेशन जो है ये हमारे काम के है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें वॉल्टा फैक्टर भी यहाँ पे जोड़ लेना है, आई को भी यहाँ पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई में ले लेना है, ताकि अगर डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो वो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। डिसोसिएशन हो या एसोसिएशन हो वो वॉल्टा फैक्टर हम लोग को यहाँ पे बता देगा। तो ये डेल्टा टी एफ बराबर इतना हम लोग को मिल गया है, मोलैलिटी प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है हमारे लिए, केएफ है। अब यहाँ पे ये जो केएफ है, ये केएफ कौन है आप लोग का, डिप्रेशन, सॉरी हम लोग इसको लिख सकते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब ये अगर है ऐसा तो इसका यूनिट भी क्या रहेगा बेटा, केजी पर मोल, क्योंकि यूनिट तो सेम ही रहेगा, यूनिट में कोई चेंजेस है ही नहीं इसके। तो ये यूनिट इसका रहेगा केल्विन केजी पर मोल, तो ये इसका यूनिट बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड से हम लोग को अगर ये चीज पता करनी है केएफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, केएफ को रिलेट करवाते हैं किसके साथ में, अपना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे क्या है कि ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, हम लोग ने उसके अंदर क्या लिखा था, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के लिए रिलेशन था। अब यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के लिए रिलेशन है, ठीक है ना। फ्यूजन मतलब क्या है, हम लोग इसको फ्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ में इसका केएफ का रिलेशन आएगा। तो ये केएफ जो है ये एक्चुअल में डिपेंड इसके ऊपर करता है हमारा, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। किसके ऊपर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको निकालने के लिए इन्होंने एक रिलेशन बताया कि भाई रिलेशन बिटवीन केएफ एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये जो रिलेशन है ये कैसे निकाला जाता है कि भाई केएफ बराबर आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहां पे इसको इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसा नहीं तो आप लोग सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला जो है ये बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये केएफ बराबर इसका है, ये किसके ऊपर है बेटा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। तो यहाँ पे अलग अलग नेचर ऑफ सॉल्वेंट का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अलग अलग रहेगा, वो यहाँ पे डाल देंगे। आर की वैल्यू मतलब गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर आप लोग को पता होगा टीएफ स्क्वायर, ठीक। वो डालने के बाद में आप लोग को क्या मिल जाएगा, अलग अलग सॉल्वेंट का क्या मिलेगा, केएफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे केएफ जो है वो प्योरली डिपेंड किसके ऊपर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर है, ठीक। और ये जो पैरामीटर है इसको निकालने के लिए एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर कौन होता है हमारा, बेकमैन्स मेथड,
ठीक है, तो ये बैकमैन एक्सपेरिमेंटल मेथड से निकाला जाता है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ठीक है, वो हमारी होती है बैकमैन्स मेथड। बैकमैन्स मेथड, ठीक है। दोनों के लिए फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड, वो कौन सी हमारी बैकमैन्स मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिलेशन को, ठीक है। और Kf की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ताकि अलग अलग सॉल्वेंट का जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो अलग अलग रहेगा और उसकी वजह से वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती जाएगी, चेंजेस होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये किसका है बेटा, डेरिवेशन है। ये पूरा का पूरा क्या है, डेरिवेशन। पूरा डेरिवेशन किसके ऊपर निकाला हुआ हम लोग ने, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का किसके रिलेशन में, मोलालिटी के रिलेशन में, ठीक है। इतना लिखना होगा। कोई डाउट है क्या इसमें? हम लोग को ये वाला फॉर्मूला और ये जो फॉर्मूला है, यही मतलब हमारे लिए कौन है, मोलालिटी। तो ये पूरा ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए स्टार रहेगा। इसके ऊपर के ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे आपको, इसके ऊपर कुछ ज्यादा नहीं आते हैं, ये ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसके बेस पे ज्यादा क्वेश्चन, तो आप ये लिख लो, उसके बाद में क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस अगर पहला वाला जो है, पहला हम लोग देख रहे हैं किसके ऊपर, क्वेश्चन रिलेटेड टू टीबी, ठीक है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहले क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला हम लोग को किसके बिहाफ पे देखना है, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू W। इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम लोग को सारे क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 देखो आप, पहला वाला डेल्टा टीबी के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 84 में। तो वहां पे क्या बोला हुआ है कि 2 ग्राम जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है डिसॉल्व कर रहे हैं 90 ग्राम के अंदर, ठीक है क्वेश्चन। 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज राइज बाय 0.88 केल्विन। उसके लिए अपना एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है केवी, वो दिया हुआ है 2.53। विच ऑफ द फॉलोइंग में सोल्यूट, तो उन्होंने बोला हुआ है इनमें से सोल्यूट कौन रहेगा, ठीक है ना। हम लोग को सोल्यूट फाइंड आउट करवाना है, तो इसके हिसाब से इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हुए आप लोग को, बराबर है। एक कौन दिया हुआ है, CONH32, उसके बाद में NaCl, वो हमारा कौन है, CONH32 कौन है, कोबाल्ट नाइट्रेट है। उसके बाद में NaCl दिया हुआ है, फिर ग्लूकोज दिया हुआ है, और उसके बाद में नॉन ऑफ दिस, बराबर। अब इसके हिसाब से हम लोग को निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 84 में गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है उसने, सबसे पहले गिवन देख लो। तो गिवन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले WA दिया हुआ है हम लोग को 2 ग्राम, उसके बाद में WB दिया हुआ है हमारे पास 90 ग्राम, उसके बाद में KB की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 2.53 kg पर मोल। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, जो राइज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, अरे आराम करा थोड़ा बैठना, ठीक है। तो राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 0.88 केल्विन, इतना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को उसने क्या बोला हुआ है, इनमें से कौन सा सोल्यूट रहेगा। सोल्यूट निकालने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि जो एग्जांपल दिए है ना वो उसमें से हम लोग सिर्फ मॉलिक्यूलर मास ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग को पता करना पड़ेगा उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो यही वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेल्टा टीबी बराबर किसके होगा, केबी इंटू WA 1000 अपॉन MA इंटू WB। आप इसके अंदर सभी वैल्यू डाल दो, डेल्टा टीबी की वैल्यू को यहाँ पे रख दो
और Na को बाहर ले लो, तो ये Na बाहर आ जाएगा यहाँ पे और डेल्टा Tb क्या आ जाएगा अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ही ऐसा है जो पता नहीं है, इनमें पूरे गिवन में मॉलिक्यूलर मास ही पता नहीं है, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ये हमारे पास नहीं पता है, बाकी सारी चीजें गिवन है तो सभी वैल्यू डाल दो। इसके 2.53 है, उसके बाद में गिवन में 2 ग्राम दिया हुआ है 1000, नीचे कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, सॉरी ये 90 ग्राम दिया हुआ है हमारे पास, और डेल्टा Tb की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.88। तो जब आप Ma निकालोगे यहाँ पे इसको फाइंड आउट करते हुए, तो Ma की वैल्यू जो होगी वो आप लोग को मिल रही है 64 के राउंड अप में, 64 ग्राम के राउंड अप में मिलेगी। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद 0.88 को 1 राउंड अप ले लो, बराबर है, तो 90 हो जाएगा ये, तो 90 और ये 2.53, तो 2.5 ले लो, तो 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो गया, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से तो कितना हो जाएगा 5000, 5000 डिवाइडेड बाय 90, मतलब 500 डिवाइडेड बाय 9, ये कितना बच जाएगा हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 9। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है वो किसके आसपास आ रही है 64 के आसपास। ठीक है, हम लोग ने राउंड अप लिया हुआ है इसको, तो राउंड अप नहीं लेना है, ये कितना होगा 10 6 56 होगा ना, बराबर है। अगर राउंड अप नहीं लेते तो 2.53, तो ये 5600 बराबर है, 560 डिवाइडेड बाय 9, तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आप लोग को इसके नियर अबाउट वैल्यू मिलेगी 64 के आसपास, क्योंकि देखो 9 सत्रह आगे 64, अब ये 64 में आप मैच करके देखो, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, किसी का भी मॉलिक्यूलर मास 64 नहीं है। ठीक है, ना NaCl का है उसमें, ना ही ग्लूकोज का है, ना ही फिर वो कोबाल्ट नाइट्रेट का है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा नॉन ऑफ दिस, तो ये हमारा आंसर रहेगा इसके लिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा नॉन ऑफ दिस इसके लिए।